हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द बिग न्यूज ऑफ द डे। सबसे पहले जो कॉन्टेक्स्ट है वो न्यूज़पेपर का हम वो बता देते हैं। हमने एक वीडियो बना रखा था, उसमें ऑरली हमने डिस्कस किया था, बट इस वीडियो में हम इस लेक्चर में जो कि हम पूरी तरीके से जो है कि पीडीएफ के साथ और उसका क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है, पॉजिटिव निगेटिव क्या है, कैसे कहाँ कहाँ पे काम किया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो कि इसको लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, जो टॉपिक है वो लेके इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को लेकर के है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन वो एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी को लिमिट किया जाता है और वो नेचर से थोड़ा सा अलग करके बात किया जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि हम जो टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो किस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, तो उसको लेकर के हम आगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी वर्डिक्ट जो कि इशू किया है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, प्रीलिम्स में भी, उसके बाद जो है कि मेंस की एग्जाम में भी पूछे गए हैं। और आपके एक जनरल नॉलेज भी होना चाहिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बारे में कि हम किस लेवल पे इस चीज़ों को जो कि प्रोटेक्ट करें। अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है कि ये डायरेक्ट हमसे रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कि इनडायरेक्टली आपको जो है कि इन्फ्लुएंस करता ही करता है। तो दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस टू इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को लेकर के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो टॉपिक है उसका क्या बैकग्राउंड है, कब कैसे कहाँ से इसको शुरू किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं अपने जो कि आर्टिकल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है इन्वायरमेंटल जो कि लेकर के, फिर यहाँ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे जो कॉन्टेक्स्ट है, क्रिएशन है, केरला में लेकर के हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि इसको जो कि और जो कि करिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो कॉन्टेक्स्ट रहा है, प्रॉब्लम बिगन विद नोटिफिकेशन ऑफ द कम्युनिटी स्पेसिफिक। इसका ये है कि अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं कम्युनिटी स्पेसिफिक को लेकर के उसको प्रॉब्लम आएगी। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को। देखिए पूरे जो हमारा लैंड है, ठीक है, मान लीजिए अगर 100% 100 यूनिट है, ठीक है, तो 100 यूनिट का जो है कि 5.26% जो है कि हमारा एज ए प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया में जैसे आपका नेशनल पार्क आ गया, ठीक है, या फिर आप गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, ये सारी चीज़ें होती है। और ये जो नोटिफाइड किया जाता है ये अंडर जो है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद अगर हम देख लें कि दिस प्रोटेक्टेड एरिया बेस्ड, जो ये प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाता है ये बेस्ड क्या होता है, हम इसको देख रहे हैं फॉर ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल। जो मतलब आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल के परमिट द रिजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट, कि मतलब आप जो मॉडल है इसको किस तरह से हम उसको अलाउड कर रहे हैं, कितना परमिट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं सेंचुरी के लिए। जैसे मान लीजिए कि नेशनल पार्क में क्या होता है, हाई लेवल पे प्रोटेक्शन होता है, उसमें किसी तरह के ह्यूमन एक्टिविटी को नहीं इन्वॉल्व किया जाता है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लिया, उसमें भी यही किया जाता है। उसके बाद अगर देखें जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया के अब इन द सेंस इसमें जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में आता है वो जो कि हमारा 3.5 है। अब आपके इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा होगा कि आप एक तो यहाँ पे बोल रहे हो, ठीक है, 5.26, उसके बाद आप बोले 3.4%, ये क्या है। तो आपको मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कि ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है, ये नेशनल पार्क कितना हो गया, ये तो प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। फिर हो सकता है कि ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, इतना हो। उसके बाद अगर थोड़ा सा मैं एक सेकंड थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए ये वाली एरिया, मतलब क्योंकि ये नेशनल पार्क से थोड़ा बफर की जोन में काम करेगा ना ये एरिया, ये रेड वाली एरिया छोड़ के नहीं, छोड़ के बाकी ये जो पॉइंट में सर्कल बना रहा हूँ रेड और मतलब थोड़ा सा रेड पिंक में जो है इसके बीच में जो एरिया है इसका जो कि ये बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये रेड लाइन से हमने ऐड किया ये इसकी बात कर रहा है। ये आई होप कि आप उसको अच्छे से कन्विंस कर लिए होंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट अब तक का है ना 341 जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को जो कि आइडेंटिफाई कर लिया है 29 स्टेट और 5 यूटी में। अब 29 स्टेट यहाँ पे गलत इन्होंने मिस्टेक कर दिया है, 28 स्टेट है, ठीक है, 28 स्टेट है हमारे पास और यूटी तो मान लीजिए 8 है, ठीक है। तो इसमें 5 ही यूनिट में जो कि आते हैं। इसके बाद जो हमारा 85 जो अभी को सेंसिटिव इकोलॉजिकल सेंसिटिव है वो अभी गवर्नमेंट के वेरिफिकेशन या उनकी परमिशन नोटिफिकेशन के लिए जो अभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें टुगेदर, मतलब जो प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क प्लस इको सेंसिटिव जो बफर जोन के एरिया में, दोनों को मिला दीजिए तो आप
5.66% आएगी। आप यहाँ पे देख लीजिए 3.4 प्लस 5.36% को अगर आप ऐड करेंगे 5 3 8 86, ठीक है। तो इतने परसेंटेज पे आप आकर के रुकेंगे। इसके बाद अगर मैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन या फिर इकोलॉजिकल फ्रेजाइल, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ऐसे कोई एरिया जो प्रोटेक्ट किया गया हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के रूप में, ठीक है, और इफेक्टिवली क्रिएटेड इंसुलिन लेयर अराउंड सच ए प्रोटेक्टेड एरिया अमंग द, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जैसे मान लीजिए ये नेशनल पार्क हो गया, ये तो नेशनल पार्क है, इसके बाद इसके सराउंडिंग जो एरिया डिक्लेयर की गई है ना, ये इको सेंसिटिव जोन के है, उसको हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन की बात होती है, उसको देख पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको इसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर किया। इसका अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि किस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे जो है कि ये काम किया जाता है, तो पहली बात ये है ना कि एक शॉक ऑब्जर्वर है। शॉक ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई चीज़ एंटर कर रही है, तो यहाँ पहुँचने से पहले ही यहाँ पे ही इसको वार्निंग दे दी जाएगी और यहाँ तक पहुँचने पर उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, मतलब जो हाई लेवल सेंसिटिव एरिया वहाँ तक न पहुँच पाएगा। दूसरी बात, एक ट्रांजिशन जोन, जैसे यहाँ पे इधर पे ह्यूमन बसे हुए और यहाँ पे हाई लेवल द प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ फौना है, फ्लोरा है, और बीच में एक बफर है, मतलब ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो कि एक बीच का ट्रांजिट एरिया बना दिया गया है कि भाई ठीक है कुछ रहिए, लेकिन कुछ को बात जो कि आपको नहीं परमिट किया जाएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए कि नोटिफाइड रेगुलेट कौन करता है, तो जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो करती है। उसके बाद ये रेगुलेटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड एक्ट। अब देखिए ये रेगुलेट करना एक होता है कि डिक्लेयर करना और दूसरा होता है ना रेगुलेट करना। अगर आपको कोई डिक्लेयर करना है तो आप जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत कर सकते हो। अगर उसको रेगुलेट करना, डिक्लेयर करने के बाद जो प्रोसीजर आएगा ना, आप उसको जो है कि बोल सकते हो कि नहीं ये जो है कि आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ये आएगा। आई होप कि आप इसको जो कि समझ गए होंगे। इसके बाद अगर जो क्राइटेरिया होती है कि किसी को डिजाइन किया जाए या डेजिग्नेट किया जाए, वो क्या क्राइटेरिया होने चाहिए कि हम इको सेंसिटिव एरिया को डिक्लेयर करें। सबसे पहले आपको देखिए वहाँ की स्पीसीज जो है ना इंडेमिक रेयरिटी में होनी चाहिए, मतलब उनको हाई लेवल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो इन फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब वहाँ विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के। जैसे मान लीजिए आप कोई जो धार्मिक स्थल है या फिर और भी कोई जो एरिया हो सकती है। दूसरी बात जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर, जैसे आइलैंड हो, ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार में क्या कुछ इको सेंसिटिव एरिया जोन डिक्लेयर किया गया है। ओरिजिन ऑफ द रिवर, जहाँ पे ओरिजिन होती है रिवर वहाँ पे, क्योंकि अगर वहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया गया ना सॉरी, तो आने वाले समय में वहाँ की रिवर की जो ओरिजिन, सोर्स ऑफ द ओरिजिन है, वो जो कि ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ इको सेंसिटिव जोन, देखिए ये काफ़ी ब्रिटेन एक्सटेंड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 0 से 1 किलोमीटर का होता है, ठीक है। अभी यही तो एक बवाल हो गया है कि आप 0 से कितने किलोमीटर करेंगे, 45 क्या करेंगे। अभी जो हुआ है कर्नाटका में, तो उसमें ये किया गया ना कि आप उसको एरिया, अब ऐसा नहीं किया हर नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनके लिए बराबर है, उनकी मतलब प्रोपोर्शनैलिटी को देख करके ही जो कि किया जाता है कि मतलब अगर हम बढ़ाते हैं एरिया को तो कितना जो कि ह्यूमन को इंटरफेरेंस होगा, कितना हमें फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए बढ़ा देते हो लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता है तो क्या फ़ायदा जो कि बढ़ाने का, इज दैट क्लियर। तो ये चीज़ है। दूसरी बात है यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकग्नाइज कस्टमरी ट्रेडिशनल राइट बोथ इंडिविजुअल कलेक्शन फॉरेस्ट डिवेलर। मतलब ये है यहाँ पे इशू क्या है इको सेंसिटिव जोन से। अब इशू ये है ना कि जो हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट है और पेशा एक्ट है 1996 होगा शायद, हाँ 1996 यहाँ पे देख, ये क्या है, ये कहते हैं कि जो जंगल वगैरह होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया होती है, वहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग होते हैं ना, उनकी राइट्स को लेकर के अगर मान लीजिए किसी एरिया में नेशनल पार्क है जंगल में, फॉरेस्ट के एरिया में, अब वहाँ पे उनकी एरिया बढ़ा दी जाए तो वहाँ पे जो ट्राइबल्स होंगे क्या जंगल छोड़ करके, फॉरेस्ट छोड़ करके जो कि ह्यूमन हैबिटेट सिटी में आ जाएंगे? ऐसा नहीं होने का ना। तो यही जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट होता है पेशा और फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर के।
इसके बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस अभी करेंगे ना क्या अलाउ होता है क्या नहीं होता है इस चीज़ को लेकर के। एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें नहीं मतलब पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है ये, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमर्शियल पूरी तरह से प्रोहिबिटेड क्या है, आप कॉमर्शियल माइनिंग वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है, आप एकदम नहीं अलाउड। सिटिंग शॉन द मिल, कोई अगर मिल वगैरह प्लांट अगर कोई करना ना तो वहाँ पे आप नहीं करते। फिर उसके बाद कोई अगर सिटिंग करना इंडस्ट्री जैसे कि वाटर सॉइल पोल्यूशन कॉजिंग हो तो उसको नहीं कर सकते। फिर उसके बाद यूज जो वहाँ के फॉरेस्ट होते हैं ना उनका आप कटिंग करके फॉरेस्ट कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकते, लेकिन हालांकि वहाँ ट्रैवल्स वगैरह यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई जो है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद जो रेगुलेट किया जाता है ना, रेगुलेट में जैसे कि आप ट्री प्लांट करिए, फिर उसके बाद होटल इस्टेब्लिशमेंट कर दीजिए, जैसे कि वहाँ पे अगर कोई टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट को रुकने के लिए तो जगह चाहिए ना फॉरेस्ट एरिया में। फिर उसका ड्रास्टिकली चेंज एग्रीकल्चर सिस्टम, अगर एग्रीकल्चर में कुछ ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं ना तो उनको जैसे मान लीजिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से सीधे जो कि केमिकल फर्टिलाइजर जो कि कंपनी से आप चले जाते हो यूज करने लगते हो बहुत ज़्यादा जो कि केमिकल पेस्टिसाइड, तो उसमें आपको रेगुलेट करना। फिर उसके बाद कॉमर्शियल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, वहाँ के जो ग्राउंड वाटर होते हैं वो चीज़ों को लेकर के तो आपको जो कि वहाँ पे रुकना पड़ेगा। फिर उसका परमिट क्या है, परमिट जैसे कि ऑन गोइंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो कि वहाँ के फ्रेंडली हो तो वो एग्रीकल्चर को अलाउ कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर बारिश होगी तो क्यों वाटर हार्वेस्टिंग क्योंकि तो और फ्रेंडली होगा ना। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ कोर्स क्योंकि वो इको फ्रेंडली होती है। फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर सकते हो वहाँ से आप, अगर सोलार एनर्जी या विंड्स एनर्जी आती है उसके लिए। फिर उसका ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑल एक्टिविटी जो कि आप इसको पूरी तरह से प्रमोट कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें थी, क्या परमिशन दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक का 2006 क्या बोलते हैं 2020 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफाइड 2020 नोटिफिकेशन 2022 डिफर फ्रॉम द एक्सिस्टिंग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006। अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ बता दें। अब जैसे मान लीजिए ना कि ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई प्लांट लगाना चाहते हो किसी फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में, ठीक है, नेशनल पार्क है, तो वहाँ पे देखा जाएगा कि मान लीजिए आप प्रोटेक्टेड एरिया नेशनल पार्क का 50 यूनिट रिसोर्स यूज करते हो तो क्या वो 50 से ज़्यादा जो है कि आपको बेनिफिट दे रहा है। अगर 50 लॉस हो रहा है 100 अगर आ रहा है तो क्या तो फायदा है ना 50 यूनिट की, तो करिए भाई। तो यही असेसमेंट किया जाता है, वो पहले किया जाता है प्रोजेक्ट लगने से पहले। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अब आगे चले डिक्लेयर कर प्रीलिम्स में जो 2014 में जो पूछा हुआ है विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। इको सेंसिटिव जोन आर एरिया दैट आर डिक्लेयर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ओके। फिर उसके बाद पर्पज क्या है इको सेंसिटिव एरिया के लिए, प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ जो कि एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटी इन द जोन एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत है। हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं खुद कि ये देखिए इसमें डिक्लेयर करने के लिए बोला है, ठीक है, डिक्लेयर तो इसी से करते हैं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ऑप्शन जो कि ये सही है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन इसमें जो है कि आपका ये सही होना चाहिए, ए, केवल ए। ये तो दिए हैं बट ऐसा मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि डिक्लेयर रेगुलेशन की अगर बात आती है, अगर कहता है कि रेगुलेट करने के लिए 1972 तो गलत होता है, लेकिन डिक्लेयर जो करना है वो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ही तो होगा। उसके बाद रेगुलेट करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 है, उसके थ्रू करते हैं, राइट। तो ये हमने बेसिक चीज़ें किया और आई होप कि आप इसको अच्छे से जो कि रिमाइंड कर सकते हैं और इसको आप एक बार दो बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद अपना नोट्स बना सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन दोस्तों।